गुड मॉर्निंग। बैठो भैया, बैठो बैठो बैठो। फैराडे फर्स्ट और सेकंड लॉ फॉर्मूले दोनों के लिख लिए थे ना अपन ने। एक क्वेश्चन CuSO4 वाला किया था, मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, फर्स्ट लॉ पे बेस था, बाकी सब चीजें पुट करके हमने अमाउंट ऑफ कॉपर कितना बनेगा निकाला था। अगर उसी क्वेश्चन में ये बेटा ये फाटक बंद कर देना जरा। सेम क्वेश्चन का ये सेकंड पार्ट है। Z के लिए हमने फॉर्मूला E/96500 लिखा था और बाय नेम वो Z को ही इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोला गया है। जिस जगह हमने Z लिखा है वहां पे भी मैंने ये लिखा दिया था आपको शायद कि Z फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट डिफाइन होता है, लिखा है ये बात, क्योंकि Z E पे डिपेंडेंट है। जब जब E बदलेगा Z बदल जाएगा। तो एनोड पे बनने वाला प्रोडक्ट कैथोड पे बनने वाला प्रोडक्ट नाम से अलग है, तो उनके E भी अलग पुट होंगे, तो उनका Z भी अलग होगा। तो एक पूरे इलेक्ट्रोलिसिस का एक कॉमन Z नहीं होता, हर इलेक्ट्रोड पे जो बन रही है चीज उसका अपना खुद का Z है। तो अगर हमारे कैथोड पर Cu बना था और मैं आपसे उसका Z निकालने को बोल दूं, तो अगर आपने E निकाल लिया है तो बस वो E रख के अपन Z निकाल लेते। तो हमारे उस क्वेश्चन में कॉपर +2 to 0 गया था और M/2 के हिसाब से 64 हमें उस समय एटॉमिक मास ऑफ कॉपर लेने को बोला गया था। 32 E यूज कर रहे थे और Z का फॉर्मूला E/96500 है। तो बस वो E जो भी आया वो आप रख लेते हैं, ये सॉल्विंग पार्ट बचेगा। अगर आप इसको 10 to the power फॉर्म में लिख लें तो ये ऐसा कुछ दिखता। तो 32/9 पॉइंट समथिंग लगभग 3 पॉइंट ऐसा कुछ ये आ जाएगा, -4 पावर आ जाएगी। जनरली Z में ज्यादा बात होती नहीं है। क्वेश्चन Z नाम से तो अलग से कभी कोई कांस्टेंट देगा नहीं। हाँ, वो E के टर्म्स में Z कभी आपसे रेयर केस में पूछ सकता है, तो जो भी उस समय का प्रोडक्ट है उसका E निकाले और वो E/96500 में रख दे। फैराडे फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला W पे खत्म हुआ है, तो अगर E, I, T सब कुछ पुट हो गए प्रॉपर यूनिट्स में तो W आ गया होगा। अब आपने इससे पहले जब क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ा, जहां हमने प्रोडक्ट्स खुद गैस करने सीखे थे, तो वहां के प्रोडक्ट्स में तो बहुत बार I2Cl2 O2H2 गैस वाले प्रोडक्ट्स भी बन रहे थे। तो अगर कोई गैस प्रोडक्ट बनना है तो हो सकता है मैं आपसे क्वेश्चन में उस गैस का आंसर W यानी ग्राम में कितनी बनी है वो गैस ना पूछ के क्या पूछ लूं, वॉल्यूम एट STP में। तो फिर मुझे कुछ नया बताना है क्या? अगर आपने फैराडे फर्स्ट लॉ से W तक ढूंढ लिया तो W/M करके मोल्स में और मोल्स इंटू 22.4 करके वॉल्यूम एट STP में आप खुद आंसर ला सकते हैं, राइट? लिखिएगा, एक अगला क्वेश्चन बोल रहा हूं। aqueous NaCl is electrolyzed using aqueous NaCl is electrolyzed using 9650 coulombs of charge. 9650 coulombs of charge. Aqueous NaCl solution is electrolyzed using 9650 coulombs of charge. Find volume of Cl2. Find volume of Cl2
gas obtained at STP at anode. Find volume of Cl2 gas obtained at STP at anode. पहले आपको फैराडे फर्स्ट लॉ की तरह से उस क्लोरीन का W के आंसर तक पहुंचना है, देन वो W से मोल्स और वॉल्यूम तक आ जाएगा. अब मैंने आपको I और T अलग से नहीं दिए हैं क्योंकि Q सीधे ही दिया है, तो I इंटू T फॉर्मूले में सीधे Q से रिप्लेस हो जाएगा. .24 क्या वैलेंसी फैक्टर लिया है आपने? वैलेंसी फैक्टर क्या लिया है? वैलेंसी फैक्टर 2 आना है. 1.12 लीटर ये फाइनल आंसर बनेगा. NaCl चार्ज पास करने से आयंस में टूटा होगा, Na प्लस एंड Cl माइनस में. ये Cl माइनस एनोड पर Cl2 में कन्वर्ट हुए हैं. Cl2 में क्लोरीन 0 पे है. आपको एक बात का ध्यान रखना है, रेडॉक्स चैप्टर में भी ऐसा हुआ था कि लेफ्ट से राइट जब जाते थे मोस्ट ऑफ द टाइम वैलेंसी फैक्टर लेफ्ट वालों का निकलता था, तो चेंज यहां से वहां देखते थे, नंबर ऑफ एटम भी उधर वालों का देखते थे. लेकिन अगर इधर का कभी निकालना है तो चेंज भी उल्टा पड़ते थे, नंबर ऑफ एटम भी इधर वाले देखते थे. ऐसा ही इस क्वेश्चन में होना है. अगर आपने बोला सर ये -1 की क्लोरीन है और 0 में गया तो डिफरेंस एक ही तो आ रहा है, मुझे वो डिफरेंस में कुछ और मल्टीप्लाई भी करना है क्योंकि मैं Cl2 के बारे में क्वेश्चन है, Cl माइनस के बारे में नहीं. तो आप वैलेंसी फैक्टर ऑफ Cl2 निकालने के समय ये चेंज भी उल्टा पढ़ोगे और इसमें एटॉमिसिटी का मल्टीप्लाई भी होगा. ये मैं क्वालिटेटिव के समय पे लिखा भी चुका हूं आपको. ये वैलेंसी फैक्टर केवल O2 ऐसा है जो डायटोमिक में 4 वैलेंसी फैक्टर का था. H2 में, I2 में, Cl2 में सब में 2-2 के वैलेंसी फैक्टर आए थे. क्या करना है इसका? वैलेंसी फैक्टर का काम है E निकालना. अब आपको E निकालने के समय भी ये ध्यान रखना है कि बात Cl2 में हो रही है, तो जब आप M रखेंगे तो वो 71 पूरे क्लोरीन का ही पुट होगा बाय 2. अभी इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, इसे अपॉन 2 सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 71/2 रहने दीजिए. अब फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला आया, W इज टू E, I इंटू टी बन गया Q, जो मुझे कुलाम्स में सीधे दिया है. तो I और T अलग अलग पुट नहीं करने, अपॉन में 96500 है, यही अपन ने यहां पुट कर दिया. ठीक है, अभी भी इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में ही लेट इट भी, W के आंसर को छोड़ दें. ये 10 बार कट रहा है, 71/2 और 10 भी अपॉन में ही है, तो 71/20 ऐसा आपका ग्राम में आंसर आ रहा है. इसको अभी पॉइंट में करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही चलने दो. 71/2 ये ई में रखा गया होगा, 10 अपने को एक डिनोमिनेटर में और दिखता, 71/20 ये W में है. क्या करूं कि मोल आए? M का डिवाइड, वो M 71 ही है, तो वापस डिवाइड बाय 71 करने से ये मोल्स आए, और इसमें इंटू 22.4 होने से अब वॉल्यूम एट एसटीपी आएगा. इस जगह पे आपको एक बार अब लास्ट में सॉल्विंग आसान पड़ेगी. डिवाइड का 71 ये सब कट गए, तो 1/20 बचा बस, और 1/20 इंटू दिस, यही 1.12 लीटर देगा. एक बार लास्ट में ही इंटू डिवाइड सॉल्व करने की आदत बनाए, बीच में बार बार सॉल्विंग की जरूरत है ही नहीं. ऐसा हर उस क्वेश्चन में कर सकते हैं जहां पे एनोड या कैथोड पर कोई गैस प्रोडक्ट बना हो, उसमें ग्राम की बजाय मोल में या वॉल्यूम में बात हो सकती है. इसका रिवर्स क्वेश्चन भी हो सकता है. मैं आपसे पूछ सकता था 100 एम्पियर के करंट को कितने सेकंड पास करें सो डैट 11.2 लीटर Cl2 ऑब्टेन हो. तो आप यहां से उल्टा चलाते क्वेश्चन, उस वॉल्यूम से मोल और उस मोल से ग्राम यहां पुट हो जाते, आई में टी में जो गायब है सॉल्व हो जाता. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. Find the mass ratio of
Find the mass ratio of iron deposited at cathode. Find the mass ratio of iron deposited at cathode. Find the mass ratio of iron deposited at cathode when same charge is passed. When same charge is passed through. When same charge is passed through ferrous sulfate and ferric sulfate. When same charge is passed through ferrous sulfate and ferric sulfate. ब्रैकेट में लास्ट में Fe का एटॉमिक मास 56 दिया हुआ है. जिस भी क्वेश्चन में दो कंपाउंड्स की बात आ रही होगी वहां सेकेंड लॉ वाला फंडा चल रहा होगा कि चार्ज सेम पे आप दो अलग अलग चीजों को कंपेयर कर रहे हैं. और सेकेंड लॉ का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? W12 रेशो E12 रेशो बराबर होता है. क्वेश्चन वाला आपसे W12 रेशो ही पूछ रहा है कि दोनों जगह Fe ही प्रोडक्ट बनाए, दोनों जगह उसके W12 का रेशो आपको बताना है. केवल वो कीवर्ड्स हैं फेरस और फेरिक. फेरस सॉल्ट में Fe 2 से 0 में डिपॉजिट होगा और फेरिक सॉल्ट में वो 3 से 0 में डिपॉजिट होगा. तो पहली बार का E m/2 के हिसाब से आता, दूसरी बार का E m/3 के हिसाब से आता. सेकेंड लॉ में W1/W2 इज E1/E2. 56 आप रखते भी तो वो रेशो में कट जाता और ये 3:2 आंसर आपका आ जाएगा.
ये एक ऐसा रिजल्ट लिख रहे हैं अपन अब जो डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज मच मोर इम्पोर्टेंट इवन फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ खुद क्या होता है। आप फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ का फॉर्मूला बिल्कुल भी याद नहीं हो आपको, ये एक स्टेटमेंट याद है, ये ऑल इन वन है, इससे सारे क्वेश्चंस होने हैं फैराडेज लॉज के। और जहां जहां आपको लगे डायरेक्टली मुझे फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ अप्लाई होता नहीं दिख रहा, वहां पे भी आपको ये स्टेटमेंट ही काम में आता दिखेगा। हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये चीज समझाई है कि अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस में जो इनपुट भेज रहे हैं वो चार्ज एक खास यूनिट में देखें, दैट इज फैराडे यूनिट में वो इनपुट कितना गया था, तो ये नोट सिंपली ये बोल रहा है जितने फैराडे का इनपुट भेजा जाता है उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट्स R2P रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट कन्वर्ट होते हैं। न्यूमेरिकली नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कन्वर्टेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेराडेज सप्लाइड। जितने फेराडे का खर्चा करेंगे उतने ग्राम इक्विवेलेंट R से P कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1 फेराडे चार्ज इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ R इंटू P। ये 1 की जगह 10 बोलेंगे तो 10 फेराडे से 10 ग्राम इक्विवेलेंट चेंज हो जाएंगे, 0.2 फेराडे होता तो 0.2 ग्राम इक्विवेलेंट चेंज हो जाएंगे। टू प्रूव दिस हमने एक एग्जांपल लिखा, कुछ भी लिख सकते थे आप, मैंने Al+3 का रिडक्शन का प्रोसेस दिखाया और मोल कंसेप्ट के हिसाब से हर जगह जो कोफिशिएंट है उसको मोल में पढ़ा, तो ये बोलने में आया 1 मोल ऑफ Al+3 है इज गेनिंग 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो बन रहा है 1 मोल ऑफ Al। अब आपके पास जो पुराने फॉर्मूले हैं उसमें ग्राम इक्विवेलेंट्स का एक फॉर्मूला होता है मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर, तो मोल्स में तो आपने ये 1 मोल रखा और 3 से 0 जाने में इसका वैलेंसी फैक्टर 3 है, तो उससे मल्टीप्लाई करके इस समय मेरे पास 3 ग्राम इक्विवेलेंट आए। आपने NFE वाले फॉर्मूले में F की डेफिनेशन लिखी है, वेयर 1 फेराडे इज कॉल्ड चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स। 96500 जो 1F की वैल्यू है वो चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं, तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स वो 3 फेराडे के बराबर ही है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज को ही 1 फेराडे बोलते हैं, तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स 3 फेराडे चार्ज हो गया। अगेन 1 मोल Al, उसके लिए भी वैलेंसी फैक्टर 3 मल्टीप्लाई होके वो 3 ग्राम इक्विवेलेंट आ गए। तो आपको जैसे 111 पे इक्वालिटी दिख रही थी, अब 3 एंड 3 एंड 3 पे ये सब मैच हो रहे हैं। ऐसा 10 भी हो सकता है, 0.5 भी हो सकता है। हेंस हमने एक स्टेटमेंट बनाया और वो है एक खास तरह का इनपुट एक खास तरह के आउटपुट के न्यूमेरिकली बराबर है। खास तरह का इनपुट, चार्ज का इनपुट अगर एम्पियर सेकेंड कुलाम ना देख के चार्ज को आप फेराडे यूनिट में बदल रहा है, तो जितना इनपुट भेजा जा रहा है 1F 2F 3F 10F व्हाटएवर, उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। दिस इज समथिंग, एक ऐसा जादुई फॉर्मूला है ये जिससे आपको एवरी इजी टू टफ हर न्यूमेरिकल इससे अकेले से करने को मिल सकता है। अब आपको फेराडे लाने का तरीका क्या है, वो ये रहा। आपको ज्यादा से ज्यादा मैं फेराडे डायरेक्ट 1F 2F 3F नहीं दूंगा, तो ऐसा दूंगा जिससे फेराडे आ सकते होंगे। क्या दिया होगा, I और T अलग अलग दिए हैं, तो I इंटू टी एम्पियर इंटू सेकेंड करके आपका पहले चार्ज कुलाम्स में आता और उसको 96500 से डिवाइड करने पर वो फेराडे यूनिट आएगा। ऐसे ही आपने 1 फेराडे इक्वल टू 96500 कुलाम्स होता है। तो छोटी यूनिट है चार्ज की कौन, कुलाम्स, बड़ी यूनिट है फेराडे। छोटी से बड़ी यूनिट में जाने के लिए उस कन्वर्जन फैक्टर से आपने डिवाइड कर लिया। तो इस फॉर्मूले का राइट हैंड साइड अभी जो भी है चार्ज इन फेराडे, ये दो में से एक तरीके से आएगा ही आएगा। क्या करके, या तो 1F 2F 3F सीधे दे रखा होगा वो सीधे यहां रख दो, या I इंटू टी डिवाइडेड बाय 96500। व्हाट इज I इंटू टी, चार्ज इन छोटी यूनिट कुलाम्स, उसको 96500 करके आपने उस पर्टिकुलर यूनिट फेराडे में बदला। इधर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नथिंग न्यू, जो पहले तीनों फॉर्मूले पढ़े थे उनमें से कोई भी एक लग सकता है। W/E भी लग सकता है, मोल्स इंटू वैलेंसी फैक्टर भी लग सकता है, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम भी लग सकता है। तो ग्राम इक्विवेलेंट वाले ये तीनों फॉर्मूले की वजह से मेरे बहुत सारे नए रास्ते खुल गए। अब मैं आपसे क्वेश्चन में, इलेक्ट्रोलिसिस के क्वेश्चन में मोलैरिटी नॉर्मेलिटी का भी कुछ यूज करा सकता हूं, तो आप मोलैरिटी नॉर्मेलिटी से ग्राम इक्विवेलेंट कनेक्ट करके इस फॉर्मूले में रख दोगे। वॉल्यूमेट एसटीपी की कहानी यहां से भी लाई जा सकती है कि मोल्स इंटू उस गैस का वैलेंसी फैक्टर, मोल्स आ जाएंगे तो इंटू 22.4 करके वॉल्यूम आ जाएगा। समझ में आया क्या हुआ? तो दिस इज समथिंग वेरी यूनिक जिसको अपन ने मैथमेटिकली प्रूव भी कर दिया कि जो बात लिखी वो कैसे आई है। क्या करना है आपको, आपको चार्ज जो भेजा गया उसको एक खास यूनिट पे कन्वर्ट करके लाना है। क्या है वो यूनिट,
फेराडे। और ये कहा जा रहा है सिंपली इसमें 1 फेराडे का खर्चा इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ आर इंटू पी। 1 ग्राम इक्विवेलेंट कन्वर्ट करने में जो खर्चा है चार्ज का वो 1 फेराडे लगता है। तो ये इक्वल टू 10 पे 10 5 पे 5 कुछ भी हो सकता है। आ रही बात समझ में? तो इस अप्रोच पे अपन क्वेश्चंस करेंगे जिनमें भी मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट लॉ सीधे हिट नहीं हो रहा, मुझे सेकंड लॉ सीधे हिट नहीं हो रहा, जहां आपको क्वेश्चन में पल्ले नहीं पड़े कि कौन से रास्ते जाना है। ये फील आ रहा है कि वो फैराडे लॉ का न्यूमेरिकल है बट वो ट्रेडिशनल वैरायटी फर्स्ट लॉ W बराबर EIT बाय 96500 फील नहीं आ रहा, वो लग रहा है वहां W1/2 E1/2 रेशो है, वो भी नहीं ऐसा लग रहा कि फील आ रही है। कुछ भी नहीं पल्ले पड़े, ये लाइन लिख के बैठ जाइए। कुछ भी अगर पल्ले नहीं पड़ रहा हो उस क्वेश्चन में, ये लाइन लिख के बैठ जाइए। अपने आप आपको फील आएगा कि इसमें दाएं बाएं क्या क्या पुट हो सकता है और क्या मिसिंग है जो मुझे ढूंढना है। फैराडे लाने का तरीका पता ही है। अगर मैंने आई और टी दोनों दे रखे होंगे तो RHS अपने आप पुट हो जाएगा, नहीं तो आई टी में ही कुछ मिसिंग होगा। और ग्राम इक्विवेलेंट लाने का रास्ता इन्हीं तीन में से कोई एक है। अगर WY लगना है वो लगा दीजिए। तो वैलेंसी फैक्टर आपको चाहिए ही चाहिए, बिना कुछ सोचे समझे वैलेंसी फैक्टर तो निकाल ही लो। क्यों? WY निकालना है तो E में चाहिए होगा, मोल्स इनटू में चाहिए ही चाहिए। इसमें सिर्फ और अगर नॉर्मेलिटी डायरेक्ट दे देगा तो नहीं चाहिए, मोलैरिटी देगा तो मोलैरिटी को N में बदलने में चाहिए रहेगा। आ रही बात समझ में? हर जगह बेसिकली आपको जो डेटा दिया है उसको कुछ ना कुछ करके ग्राम इक्विवेलेंट पे बदलना है। और जैसे ही ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएंगे बाय दिस सेंटेंस आप बोलेंगे जितने जी क्यों है उतना F आंसर है। 1F तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 5 ग्राम इक्विवेलेंट है तो 5F, 0.3 ग्राम इक्विवेलेंट तो 0.3F। ग्राम इक्विवेलेंट और फेराडे हमेशा न्यूमेरिकली बराबर चलते।
ये दो आयंस दिए हैं जिनमें बेसिकली आर्सेनिक के आयंस हैं, जिसमें आर्सेनिक की स्टेट इधर से उधर में डिफरेंट है। यहां आप x-6 चार्ज -3 के बराबर रखेंगे, आर्सेनिक +3 में आएगा। x-8 -3 के बराबर रखेंगे, आर्सेनिक +5 में आएगा। तो वैलेंसी फैक्टर 2 दिख रहा है अपने को। वैलेंसी फैक्टर निकालने के समय हमेशा छोटी छोटी कुछ बातों का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा कि वैलेंसी फैक्टर मुझे निकालना लेफ्ट साइड की चीज का है या राइट हैंड साइड की चीज का। उसका कोई क्लियर रूल नहीं है कि ऑलवेज फाइंड वैलेंसी फैक्टर ऑफ रिएक्टेंट या ऑलवेज फाइंड वैलेंसी फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट। क्वेश्चन का डेटा आपको हेल्प करेगा कि वैलेंसी फैक्टर किसका निकालना है। और वो कैसे? क्वेश्चन में मोल, ग्राम, वॉल्यूम जिसके लिए दिया है तो उसके फॉर्मूले में वैलेंसी फैक्टर भी उसी का ही पुट होगा ना। इस समय ये मोल किसके दिए हैं? ऑफ द रिएक्टेंट। तो बाद में आप अगर ये फॉर्मूला लगाना चाहोगे तो मोल ऑफ ए में इनटू वैलेंसी फैक्टर ऑफ बी थोड़ी ना मल्टीप्लाई हो जाएगा। मोल्स किसके हैं? रिएक्टेंट के। तो इस समय वैलेंसी फैक्टर मैंने रिएक्टेंट का ही निकाला। आ गया क्वेश्चन क्लियर? तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल टू मोल्स इंटू वैलेंसी फैक्टर। मोल्स मुझे दिए हैं वो रख दिए, इंटू वैलेंसी फैक्टर आप निकाल चुके हो 2। ये क्वेश्चन खत्म है। ये आया 1 ग्राम इक्विवेलेंट, जितने इक्विवेलेंट उतने फैराडे, 1F पे खत्म। सर क्वेश्चन फैराडे में नहीं था, कुलाम्स में था। वापस बदल दीजिए, 1 फैराडे 96500 कुलाम्स होता है। आप कभी भी उसे वापस कुलाम्स में बदल सकते हैं। सेकेंड केस में जो कन्वर्जन है वो है KMnO4 +7 का मैंगनीज, उधर +2 में गया। वापस से मैंने पूछा किधर खड़े होकर निकालना है वैलेंसी फैक्टर, तो आप बोलेंगे रिएक्टेंट साइड। क्यों? क्योंकि W उस रिएक्टेंट का ही दिया है, तो W डिवाइड बाई में रिएक्टेंट ही यूज होगा। तो आपको KMnO4 का ही 158/5 से मिल जाता। वैलेंसी फैक्टर इसका 5 आ रहा है और m/5 मोलर मास दे रखा है 158/5 31.6। अब आपने इसके ग्राम इक्विवेलेंट निकाले होते हैं W/E से, और ये 3.16/31.6 1/10 या 0.1 है। जितने ग्राम इक्विवेलेंट उतने ही फैराडे आपका आंसर है। तो इस बार 0.1 आपका आंसर होता। अब है तीसरा पार्ट। या तो आपको सीधे याद ही हो कि O2 का हमें पहले वैलेंसी फैक्टर 4 लिखा दिया गया है, वेल एंड गुड। अगर आपको याद नहीं रहा, ऑन द स्पॉट ही आपको 4 निकालना है, तो भी आपको पिछले वाले थ्योरी वाले में जाना पड़ेगा कि O2 बनी कहां से होगी। अगर मैंने कंपाउंड क्या दिया CuSO4, तो इसने Cu+2 और SO4 -2 दिए होंगे। कैथोड पे ये बंदा जा रहा है विद वाटर साथ में, और एनोड पर ये वाला जा रहा है विद वाटर साथ में। जो ऑर्डर प्रायोरिटी के अपन ने लिखाए थे उसके हिसाब से सल्फेट बाद में जो आता है वाटर के वो सेलेक्ट नहीं हुआ होगा और H2O ने O2 बनाई होगी। अभी भी आप वैलेंसी फैक्टर यहां से भी ला सकते हैं। चेंज -2 से 0 है, पर आप इस कोने खड़े हैं। आपको बात क्वेश्चन में O2 की हो रही है, ना कि वाटर की। तो O2 के लिए वैलेंसी फैक्टर बोलने के समय आप ये चेंज भी बोलेंगे और उसमें O2 की एटॉमिसिटी का मल्टीप्लाई भी बोलेंगे। ये पुराने उसके वैलेंसी फैक्टर जो पढ़ाया जा चुका है उसी 4 के बराबर है। क्यों चाहिए मुझे ये वैलेंसी फैक्टर? क्योंकि मैं वॉल्यूम एट STP डिवाइड बाय 22.4 करके पहले मैं मोल्स ऑफ O2 लाना चाह रहा हूं। ये वॉल्यूम मुझे 2.24 दिया है, 1/10 मोल आ गए। इन 1/10 मोल्स में इंटू 4 वैलेंसी फैक्टर, ये 0.4 ग्राम इक्विवेलेंट आए। बस यहीं रुक जाना है। जितने GeQ हैं उतना ही चार्ज इन फैराडे आंसर है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपने ये स्टेटमेंट नहीं पढ़ रखा होता तो आपको क्लिक ही नहीं होगा, सर ये कौन सा क्वेश्चन हुआ, इसमें तो फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ कोई लग ही नहीं रहा। तो ये जो स्टेटमेंट हमने क्रिएट करा है,
ये फर्स्ट सेकंड लॉस के मिक्सिंग से ही किया है, उसकी बातों को कोरिलेट करके कंक्लूड करके एक ऐसा जनरलाइज स्टेटमेंट बनाया गया विच हेल्प्स इन एवरी क्वेश्चन। जहां पे भी आप अटको और आपको फर्स्ट सेकंड लॉ लिखता नहीं दिखे, वो लाइन लिख दीजिए आप, जितने ग्राम इक्विवेलेंट होंगे उतना फैराडे होगा, दैट्स इट। ग्राम इक्विवेलेंट लाने के इनमें से कोई एक फॉर्मूला लग रहा होगा, फैराडे लाने का तरीका यही है, कूलाम डिवाइड बाय 9650। कोई क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस हुई, कैथोड पे एनोड पे एक एक बंदे ने जाके प्रोडक्ट बनाया होगा, बजाय वो क्वेश्चन में आई या टी या कूलाम या फैराडे देने के, एक तरफ जो बना उसका डेटा देगा और बोलेगा इसकी मदद से दूसरी तरफ जो बना उसका सॉल्व करो। समझ में आया मैंने क्या बोला? मेरा क्वेश्चन इलेक्ट्रोलिसिस का है, जैसे इस क्वेश्चन में Cu+2 एंड वाटर में इधर Cu बना होगा, Cu की प्रेफरेंस थी, ये अपन ने पिछले टर्न में सीखा था, तो एक प्रोडक्ट Cu बना, दूसरी तरफ O2 बनी। मैं क्वेश्चन में कोई चार्ज, कोई करंट, कोई टाइम कुछ भी नहीं दूं, क्या बोलूं? इतनी O2 है तो कितना कॉपर है, उतना कॉपर है तो कितनी O2 है। तो एक प्रोडक्ट से दूसरा प्रोडक्ट बिना फैराडे लॉ के सीधे ही निकाल सकते हैं आप, वो है ग्राम इक्विवेलेंट्स का रूल। एनोड पे बनने वाला प्रोडक्ट, कैथोड पे बनने वाला प्रोडक्ट, वो एक ही इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट हैं। आपने मोल कंसेप्ट में ये सीखा है, A+B गिव C+D होगा, तो C&D के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर ही होंगे, भले वो अलग अलग डंडों पे बन रहे हो। तो इन एनी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड एट एनोड कैथोड ग्राम इक्विवेलेंट में डेफिनेटली बराबर ही होते हैं। लिखिए, ऐसा एक क्वेश्चन बोल रहा हूं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ electrolysis of aqueous electrolysis of aqueous AgNO3 electrolysis of aqueous AgNO3 gives electrolysis of aqueous AgNO3 gives 2.16 gram. Electrolysis of aqueous AgNO3 gives 2.16 gram Ag at cathode. Electrolysis of aqueous AgNO3 gives 2.16 gram silver Ag at cathode. Find volume of O2 obtained at anode under STP conditions. Find volume of O2 obtained at anode under STP conditions. Ag के लिए एटॉमिक मास 108 होता है। ऐसे किसी भी क्वेश्चन में कोई चार्ज, कोई करंट, कुछ भी देने की जरूरत नहीं होती। ये मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन है। ये है आपका क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है। दोनों तरफ बनने वाले प्रोडक्ट्स के ग्राम इक्विवेलेंट मस्ट बी सेम बिकॉज दे आर प्रोडक्ट्स ऑफ द सेम रिएक्शन। ये है आपके जो शॉर्टेस्ट स्टेप्स में क्वेश्चन हो सकता था। AgNO3 गिव्स Ag प्लस, वो Ag 0 में रिड्यूस होगा, m/1 वो उसका E है। क्वेश्चन में उसके ग्राम दिए थे कितने, 2.16 शायद है ना। तो W/E ये फॉर्मूला आप लगा रहे हैं, ले देखे ग्राम इक्विवेलेंट जैसी याद आए, तीन में से एक फॉर्मूला लगेगा। W/E
या मोल्स इंटू वैलेंसी फैक्टर या नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, इनसे बाहर जाना ही नहीं है कभी। W दिया है, m/1 से ही पुट हो गया, इधर के इक्विवेलेंट रेडी हैं, उधर के मोल पता नहीं पर O2 का वैलेंसी फैक्टर 4 होता है, ये पता है, सब कुछ इक्वेट करके मोल आ जाएंगे इंटू 22.4 से वॉल्यूम एट STP ऑफ ऑक्सीजन वो आ जाएगा। तो ये नंबर 50 टाइम्स कट रहा है और 1/50 डिवाइड बाय 4, 1/200 मोल्स है, तो 1/200 तो मोल्स आएंगे और इसमें इंटू 22.4 0.112 और इन ml 112 ml लिखा आता अगर आप 22,400 मल्टीप्लाई कर रहे हो। लॉजिक समझ में आया? ये क्वेश्चन करने में टेक्निकली फेराडे लॉ इन्वॉल्व नहीं है। फेराडे लॉ आपको एक सिंगल प्रोडक्ट या दो अलग अलग इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट कंपेयर कराने में यूज करना होता है। ये मोल कंसेप्ट में जो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पढ़ते हैं उसका क्वेश्चन है। एक इलेक्ट्रोलिसिस में एक प्रोडक्ट एनोड पे एक प्रोडक्ट कैथोड पे बना, बट स्टिल दे वर पार्ट ऑफ द सेम रिएक्शन। एक ही इलेक्ट्रोलिसिस में वो दो चीजें बनी थी। जब भी उन्हें इक्वेट करना है ग्राम इक्विवेलेंट्स में बराबर रख के आप एक के डेटा से दूसरा सॉल्व कर सकते हैं। एक मैं नोट टाइप चीज लिखा रहा हूं, ये किसी भी क्वेश्चन में रेयर केस में कहीं काम में आ सकता है। जैसे मोल कंसेप्ट 50 क्वेश्चन करते तो इक्का दुक्का में कभी परसेंटेज प्योरिटी की बात आ रही होती है, हर क्वेश्चन में तो नहीं आ रही होती, लेकिन जहां भी आ रही होती है उसका थॉट प्रोसेस फिर क्या चलता है कि अगर परसेंटेज प्योरिटी 100% से कम दी है तो उसका मतलब है जितना रिएक्टेंट दिया है वो पूरा प्योर नहीं है, जो भी उसकी इम्प्योरिटी होगी वो प्रोडक्ट नहीं बनाएगी। तो आप उसमें से प्योर अमाउंट सॉल्व करते थे और प्योर अमाउंट ही रिएक्शन में प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता था। यही होता था लॉजिक। यहां पे उस बात का क्या लेना देना सर? देयर इज अ टर्म कॉल्ड परसेंटेज एफिशिएंसी। ये वर्ड चार्ज में भी यूज हो सकता है, ये वर्ड करंट में भी यूज हो सकता है। करंट एफिशिएंसी परसेंटेज में दे दी, चार्ज एफिशिएंसी परसेंटेज में दे दी। जो ये डिजिट दिया हुआ आएगा, एक स्टेप की मैथ्स बदलेगा, बाकी सब कहानी वैसी चलती रहेगी। क्या करना है आपको? बिल्कुल थ्योरिटी उसको परसेंटेज प्योरिटी के लॉजिक से चलाना है। पहले क्वेश्चन में लिखा आया 200 एम्पियर करंट वाज पास्ड, कुछ भी नहीं बोला होता तो आप EIT वाले फॉर्मूले में I200 रख देते। अब आपने क्वेश्चन की पहली लाइन में पढ़ा 200 एम्पियर इज पास्ड, बीच में आखिर में कहीं ना कहीं लिखा आ गया परसेंटेज करंट एफिशिएंसी इज 50%। तो आपको वो जो 200 है पूरा काम में नहीं आया ऐसा बोलते हुए उसको छोटा कर लेना है कि मेरे को इनपुट बोला गया था पहले 200 पर एफिशिएंसी 50%, ये तो 200 का 50/100, अब जो नेट 100 बचा वही मैं फॉर्मूले में पुट करूंगा। ये काइंड ऑफ ऐसा लॉजिक हो गया कि आपने जो करंट क्वेश्चन में पहली बार में पढ़ा उसी को फॉर्मूले में जब पुट किया तो आपने उसमें किसी भी तरह के कोई लॉसेस इमेजिन नहीं किए। वो जो भी मेटल वायर्स की रेजिस्टेंस का लॉस हो, किसी भी बात का और लॉस हो, हमने ये माना कि खंबे से जितनी बिजली चली है मेरे घर तक बिना किसी लॉस के पहुंची है। और अगर मेरे को परसेंटेज एफिशिएंसी की कोई बात करी जा रही है तो फिर मुझे क्या बोलना है? भैया मैं उतना ही बिजली का बिल भरूंगा जितनी मेरे मीटर में रीडिंग आएगी। आप मीटर खंबे पे लगा दो और वहां 5,000 यूनिट लिखा आ रहा है और मेरे मीटर में 1,000 यूनिट लिखा आ रहा है, तो बीच के रास्ते में 4,000 कहां चोरी हो गया उससे मुझे क्या मतलब? मैं तो बिल 1,000 यूनिट का ही भरूंगा ना। तो व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड परसेंटेज एफिशिएंसी? कारण चाहे जो भी रहा हो, बीच में कहीं भी कटपट हो गई उससे हमें मतलब नहीं है, हम पे नेट क्या पहुंचा हम कैलकुलेशन उसी से करेंगे। तो परसेंटेज करंट और चार्ज एफिशिएंसी, मैं इसमें अपनी तरफ से दो वर्ड्स यूज कर रहा हूं, इफेक्टिव वैल्यू डिवाइडेड बाय गिवन वैल्यू इनटू 100, और इसको मैंने उल्टा लिखा। अब इफेक्टिव वैल्यू विल बी गिवन वैल्यू इनटू परसेंटेज एफिशिएंसी अपॉन 100, और ये आपको कैलकुलेशन में यूज करना है।
क्वेश्चन में एक आई या क्यू दिया हुआ आया, वो ज्यादा वाली वैल्यू वो आप यहां रखोगे, उसमें परसेंटेज एफिशिएंसी अपॉन 100 से मल्टीप्लाई करोगे, वो ज्यादा वाली वैल्यू छोटी हो जाएगी, और वो छोटी वो नेट वैल्यू वो है जो लॉसेस कटने के बाद आपको फाइनली मिली है, वो आप अपने फॉर्मूले में पुट कर दे रहे हैं। तो एक स्टेप एडिशनल होगा, बाकी सब पुरानी जैसी कैलकुलेशन चलती थी वैसी चलेगी। ना अगर आपको ध्यान हो मोल कंसेप्ट में एक दो क्वेश्चन में तो परसेंटेज प्योरिटी दी थी, उसको आपने काम में लिया था। एक क्वेश्चन था जिसमें परसेंटेज प्योरिटी पूछी जाती है, तो फिर उसमें आपको ऐसा सिखाया गया था कि शुरू में जो दिया हुआ है उसको काम में नहीं लेके लेट उतने में से x ग्राम प्योर है बोलते हुए आप पूरा क्वेश्चन x में करते हो, और वो x सॉल्व होने के बाद फिर वो x डिवाइड बाय इनिशियल इनटू 100 करने से परसेंटेज प्योरिटी आती है। यहाँ पे भी आज भी कहानी ऐसे ही चलेगी। अगर मैंने किसी क्वेश्चन में बोला 20 एम्पियर आगे ये वो करके कुछ कुछ बताया, और लास्ट में मैंने पूछा फाइंड द परसेंटेज एफिशिएंसी ऑफ करंट, तो अगर आप फेराडे फर्स्ट लॉ में आई में 20 रख ही चुके हो, तो फिर आई की एफिशिएंसी निकलेगी कैसे? आपने तो 20 पूरा पुट कर ही लिए ना, तो इसका मतलब आपने 20 पूरा प्योर टाइप ही मान लिया। तो आपके क्वेश्चन में अगर परसेंटेज एफिशिएंसी पूछी होती तो आप इस 20 को हाथ ही नहीं लगाते, आप फॉर्मूले से आई निकालते, आप फॉर्मूले से आई निकालते। वो आई क्या कहलाता? इफेक्टिव वैल्यू। आपको जो क्वेश्चन में दिया आया था वो गिवन वैल्यू में पुट होता, और देन इनटू 100 आपको परसेंटेज एफिशिएंसी आ रही होती। आप ये मान के कर रहे होते क्वेश्चन कि ये 20 मेरे घर तक पूरा पूरा पहुंचा नहीं है, तभी तो परसेंटेज एफिशिएंसी पूछी है। तो आप वो चार्ज वो करंट उस समय जो क्वेश्चन में दिया आएगा उसको फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट नहीं करोगे, आई या क्यू खाली छोड़ दोगे और फॉर्मूले में उसी को निकालोगे। आप क्वेश्चन में कुछ गलती हो रही है अपने आप ही आपको फील हो जाएगा। मान लीजिए मैंने कोई ये फॉर्मूला लगवाना है, मेरे को ये फॉर्मूला लगवाना है एफिशिएंसी में, मैंने जैसी बात समझाई आपको याद ही नहीं रही कि ऐसा सर ने को बोला था, तो मेरे को क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगवाना है लास्ट में एफिशिएंसी पूछने के लिए, जिसके लिए मुझे I1/I2 टाइप 2 आई चाहिए, Q1/Q2 टाइप 2 चार्ज चाहिए। सही बात है। अब मैं आपके क्वेश्चन में W दूंगा, ई आप एम्बाइवेलेंसी फैक्टर से निकाल चुके रहेंगे, टाइम भी मैं दूंगा, और अगर आप धोखे से मेरे दिए हुए 20 को काम में ले लेंगे तो आपको अपने आप ही क्वेश्चन में कुछ सिग्नल मिल जाएगा कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है, कि सर लाए क्या, अननोन तो कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ ही पुट हो गया। तो वहां पे अपने आप ही आपको याद आ जाएगा कि कुछ गड़बड़ हो रही है, और फिर क्या निकालना है अपने को वहां, वो आई ही निकालना है। वो आई अगर 20 आ गया पूरा तो क्या बोलेंगे 100% एफिशिएंसी है, नहीं तो वो 10, 12, 14 ऐसा कुछ आएगा, और वो फिर एफिशिएंसी आप उससे रिवर्स में निकाल लेंगे। तो रेयर केस में इक्का दुक्का क्वेश्चन में कहीं इसका यूज आ सकता है, बहुत फ्रीक्वेंटली आने वाला नाम नहीं है ये। लिखिएगा, एक क्वेश्चन बोल रहा हूं नेक्स्ट। find the charge, find the charge in coulombs, find the charge in coulombs required to reduce, find the charge in coulombs required to reduce 12.3 gram, find the charge required in coulombs, charge in coulombs required to reduce 12.3 gram, 12.3 gram of nitrobenzene, 12.3 gram of nitrobenzene into aniline, 12.3 ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन इंटू एनिलीन, और ब्रैकेट में लास्ट में दिया है चार्ज एफिशिएंसी इक्वल टू 50%, चार्ज एफिशिएंसी इक्वल टू 50%। नाइट्रोबेंजीन और एनिलीन, ये हैं फॉर्मूले।
दो गड़बड़ होनी है इसमें, या चार्ज एफिशिएंसी आप ठीक से यूज ना कर पाओ वो, या आप वैलेंसी फैक्टर ठीक से नहीं निकाल पाओ वो। बाकी सारा मैथ सिंपल सीधा है। नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन, एन में चेंज आना है। अगर आपको आयंस में तोड़ के इस क्वेश्चन को करना है तो आपको दोनों साइड का जो C6H5 पार्ट है वो दोनों में कॉमन है बोल के उसका कोई यूज नहीं है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह आप इसे तोड़ते तो C6H5 प्लस NO2 माइनस C6H5 प्लस NH2 माइनस ऐसा बोल सकते हैं। अगर आपको इसको यहां से तोड़ना नहीं आया तो फिर वैलेंसी फैक्टर निकालने का एक दूसरा तरीका यूज करना पड़ेगा, आपको इसे बैलेंस करना पड़ेगा। और बैलेंस करने के हिसाब से आप कैसे लिखेंगे इसे, इधर 2 ऑक्सीजन है, उधर ऑक्सीजन नहीं है, तो उधर ऑक्सीजन क्रिएट करने के लिए आप उतने पानी जोड़ोगे जितने ऑक्सीजन कम बढ़ रहे हैं, तो उधर 2 H2O जोड़ने में आते, फिर 2 H2O में 4 H और आ गए, इसमें 2 H और हैं, टोटल 6 H हो गए जो इधर इसमें नहीं थे C6H5 पार्ट के अलावा, तो इधर 6 H प्लस जोड़ने पड़ते, और फिर 4 सही करने के लिए उन 6 H प्लस के साथ 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़ते। वो 6 जो आ रहा है वही आपका वैलेंसी फैक्टर है। ऐसे बैलेंस करके लंबा पड़ेगा 6 लाना, इस तरीके से आसान पड़ेगा, क्योंकि यहां इस आयन में इक्वेशन बनाने पर आपको N+3 में, और यहां इस आयन में -3 का N मिल जाएगा। 3 से -3 जाना इज अ डिफरेंस ऑफ 6, वैलेंसी फैक्टर 6 आता, इसका E M/6 आता, 123 इसका टोटल जुड़ेगा। ग्राम इक्विवेलेंट्स के लिए आप W/E फॉर्मूला लगा पाओगे। W में 12.3, E में 123/6, ये 12.3 से 10 टाइम्स कट जाएगा, 6/10 या 0.6 ग्राम इक्विवेलेंट ही आएंगे। आपने ये रूल रटा हुआ है जितने ग्राम इक्विवेलेंट उतने ही फैराडे होता है, उतने फैराडे में इंटू 96500 कर दिया तो कुछ कुलाम में आंसर आ जाएगा। 2 जगह पे इस क्वेश्चन में एरर हो सकती है, एक से वैलेंसी फैक्टर ही नहीं निकला क्योंकि मुझे नाइट्रोबेंजीन एनिलीन का दूर दूर तक कुछ आता पता नहीं। 2 तरीके मैंने बता दिए, आइदर आयंस में ब्रेक कर दीजिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स इन्हें एक्वा सॉल्यूशन में मानते हुए यहां से तोड़ेंगे आप, तो N का +3 to -3 जाना, इसीलिए क्वेश्चन की भाषा में है टू रिड्यूस इतने ग्राम ऑफ, क्योंकि रिडक्शन ही हो रहा है N में। या फिर लंबा तरीका है वो बैलेंसिंग का, O2 पानी H+ जोड़ के आपको 1 मोल पे 6 इलेक्ट्रॉन आते दिखते, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पर मोल, उससे भी वैलेंसी फैक्टर 6, ये एक इसका इंपॉर्टेंट स्टेप है। जब ये आ जाएगा वैलेंसी फैक्टर तो आप E ढूंढ लोगे, W/E से इक्विवेलेंट आ जाएंगे, जितने इक्विवेलेंट उतने फैराडे आ जाएंगे। क्या भी गड़बड़ है? अभी वो 50% की तो बात ही नहीं करी सर अपन ने। अब दूसरी भारी गलती है कि आप इस आंसर का 50% निकाल के आ जाओगे, वो गलत है। ये खुद किसी और का 50% है, क्योंकि अगर चार्ज एफिशिएंसी 50% है उसका मतलब है जितना भेजा गया होगा उसका आधा ही काम में आया है, तो ये तो जो काम में आया उससे हुआ है ना, ये काम का प्लस बेकार, दोनों चार्ज इसमें थोड़ी ना काम में आया। आपने लिखा ही है यूज्ड इन कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन में प्रोसेस में इफेक्टिव चार्ज ही यूज होता है। ये 57,900 कौन सा है? टोटल वाला नहीं है, ये इफेक्टिव चार्ज है। तो फिर ऐसा क्या हो कि मैं सही क्यू तक पहुंच जाऊं, यहां तक निकालने के बाद इधर बोलो आप लेट चार्ज रिक्वायर्ड इक्वल टू क्यू। अब आपने बोला इसमें एफिशिएंसी 50% है, देयरफॉर जितना क्यू मैं मानूंगा उसका 50/100 ही काम में आ पाया होगा। तो क्यू अगर मैंने माना तो Q/2 ही रह गया, क्योंकि आधा वेस्ट चला गया और आधा ही यूज में आ पाया, और ये जो आधा यूज में आ पाया ये वो आंसर है जो आप पहले निकाले हैं। तो Q का आंसर उससे आधा नहीं बल्कि उससे डबल आना है। स्लाइटली ऑन द टफर साइड क्वेश्चन है, ये जेई साइड पे आया हुआ क्वेश्चन है। 2 चीजें इसमें इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, एक वैलेंसी फैक्टर ढूंढना सही, और एक चार्ज एफिशिएंसी को प्रॉपरली यूज करना। अक्सर आप सही 6 निकाल भी देते हैं तो
57900 के बाद वहां आधा कर देते हैं, और वो भी प्रोबेबली अगर ऑप्शन में हुआ तो गलत हो जाएगा। ये खुद आधा होने के बाद वाला चार्ज ही है। अगर मैंने शुरू में क्यू भेजा होगा 50% वेस्ट जाने के बाद जो Q/2 बचता, ये वो Q/2 है, तो Q इसका आधा नहीं बल्कि इसका डबल आना है। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूं। 0.36 ग्राम 0.36 ग्राम मेटल 0.36 ग्राम मेटल ब्रैकेट में एटॉमिक मास दिया है 96। 0.36 ग्राम मेटल ब्रैकेट में एटॉमिक मास दिया है 96 gets deposited when current of 1.2 ampere gets deposited when current of 1.2 ampere is passed in. When current of 1.2 ampere is passed in solution of metal salt. When current of 1.2 ampere is passed in solution of metal salt for 15 minutes. For 15 minutes. 0.36 gram metal, atomic mass दिया 96, was deposited when current of 1.2 ampere is passed through solution of metal salt for 15 minutes. Find oxidation state of metal in the salt. Find oxidation state of metal in the salt. अभी इसको करिए नहीं, सॉल्विंग स्पेस छोड़ दीजिए 6-8 लाइनों का। अगला क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मोलर रेशियो ऑफ Ag, Cu. Find the molar ratio of Ag, Cu, Au. Silver, copper, gold. Find the molar ratio of Ag, Cu, Au. Deposited. मोल्स में आपको N1, N2, N3 करके उनकी रेशियो बतानी है। फाइंड द मोलर रेशियो ऑफ Ag, Cu, Au deposited when same charge is passed through. When same charge is passed through. Same charges pass through AgNO3, CuSO4, AuCl3 solutions respectively. When same charges pass through AgNO3, CuSO4, AuCl3 respectively. ठीक है, क्या निकालना क्लियर है ना? फाइंड द मोलर रेशियो ऑफ Ag, Cu, Au deposited when same charges pass through AgNO3, CuSO4, AuCl3 रेस्पेक्टिवली। अगर सेम चार्ज दोनों में पास हुआ है तो करिए दोनों सॉल्व। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने वाला याद है क्या करना है? आपको फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला लगाना है, सब कुछ पुट करके E सॉल्व करना है, और उस E को जब आप उस मेटल के लिए M बाय वैलेंसी फैक्टर लिखेंगे तो वो वैलेंसी फैक्टर ही उस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट का आंसर देगा। केवल आपको सॉल्विंग करनी है। यहां ऐसे किसी क्वेश्चन में कोई कंसेप्चुअल ट्रिक नहीं है, सॉल्विंग में मेहनत ज्यादा लगती है। अगर मेटल किसी n स्टेट से 0 में गया है तो उसका E M बाय वैलेंसी फैक्टर
96/x ऐसा आपने कुछ लिखा होता। फर्स्ट लॉ में आप ये सारे डेटा पुट करेंगे, W इज इक्वल टू EIT बाय 96500, W दिया है 0.36, E में आप ये 96/x पुट करेंगे, I 1.2 था, 15 मिनट थे तो इंटू 60 पे सेकंड हो जाएंगे, डिवाइड में 96500 रह जाएगा, लॉट्स ऑफ मल्टीप्लाई डिवाइड के बाद ये राउंड ऑफ पे 3 आ जाएगा। सिक्स इज टू 3:2 ये वाला इस वाले क्वेश्चन में आंसर बनेगा। AgNO3 में Ag का डिपॉजिट 1 से 0 हुआ होगा, दैट इज वैलेंसी फैक्टर ऑफ 1। कॉपर में 2 से 0 हुआ होगा, वैलेंसी फैक्टर 2। Au में 3 से 0 हो रहा है, वैलेंसी फैक्टर 3। सेम चार्ज बोले जाने की वजह से आपको ये बोलना है कि सभी में ग्राम इक्विवेलेंट्स बराबर बराबर ही बने होंगे। सभी में ग्राम इक्विवेलेंट्स बराबर बराबर ही बने होंगे। इसको किसी भी नंबर या किसी भी सिंबल के बराबर आप लिख सकते हो, वो सेम ही रहा होगा सबके केस में। तो मोल्स ऑफ Ag वो X बाय वैलेंसी फैक्टर 1 टाइप आते, मोल्स ऑफ Cu वो X अपॉन वैलेंसी फैक्टर 2, और मोल्स ऑफ Au X बाय वैलेंसी फैक्टर 3। वो X आपने माना हो नहीं माना हो, वो रेशो के टाइम कट ही जाएगा। तो इनकी रेशो रेसिप्रोकल में 1/1 में दिखती, जिसको आप LCM लेने के बाद 6:3:2 बोलते। ये तो न्यूमेरिकल एस्पेक्ट हो गया इस क्वेश्चन का कि मोल्स वैलेंसी फैक्टर से इनवर्सली पे चलने हैं, तो जो जो मेटल के वैलेंसी फैक्टर आए उनका 1/1 करके लिखने से N123 की रेशो निकाली जा सकती है। कंसेप्ट वाइज इसमें मैं और ऐसा क्या कर सकता हूं कि ये क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल सडनली अप हो जाए। पिछले वाले आर्टिकल में मंजन के बीच में H2O आता है, इंटरफेयर करता है, वो वाली कहानी लिखा रखी है। तो अगर मैंने ऐसा क्वेश्चन बोला और मैं एक्वा सॉल्यूशंस बोल रहा हूं, तो मैंने अगर क्वेश्चन में 3 या 4 कंपाउंड्स के नाम लिए और उन तीनों चारों में N1, N2, N3, N4 टाइप में मोल्स की रेशो आपसे पूछ रहा हूं, आपके 1-2 ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें N1, N2, N3, N4 सारी रेशो 6:3:2 टाइप ना लिखा होकर किसी एक जगह रेशो में 0 लिखा आ रहा है, किसी जगह 0 लिखा आ रहा है। तो उसके पीछे कुछ लॉजिक रहा होगा, और वो लॉजिक क्या है कि आपको ये क्वेश्चन करने से पहले कम से कम दिमाग में थ्योरी से ये चेकिंग कर लेनी है कि जिसके डिपॉजिट की आप बात कर रहे हो वो एक्वस में डिपॉजिट होगा भी या नहीं। अगर मैंने AuCl3 का Au बदल के Al कर दिया तो ये रेशो का आंसर गलत हो चुका है आपका। भले ही Al+3 और 0 वैलेंसी फैक्टर 3 ही दिखा था, लेकिन AlCl3 का Al+3 एक्वस में पानी से ऊपर है, तब फिर वो दो लोग AgCu तो पानी से नीचे वो डिपॉजिट हुए और Al सॉल्यूशन में ही रह गया। जब वो डिपॉजिट हुआ ही नहीं तो काहे बात की रेशो, उसके मोल बनेंगे ही नहीं, 0 ही मोल रह जाएंगे। तो रेशो में हर एक का कुछ नॉन जीरो आंसर आना जरूरी नहीं है। इसमें लास्ट में स्टामक बना के लिख दीजिए, ऑलवेज कंपेयर given metals, always compare given metals
with position of H2O in ECS. Always compare metals, given metals, with position of H2O in ECS to check if metal gets deposited or not. Always compare given metals with position of H2O in ECS to check if metal gets deposited or not. हमें ये पंगा नहीं चाहता, सिंपल सीधा न्यूमेरिकल और फैराडे लॉ ही चाहता हूं, उसमें पुराना टॉपिक इंक्लूड नहीं कराना चाहता, तो मैं सॉल्यूशंस की जगह मोल्टन बोलता चलूं, फिर वो एल है कि एमजी है कि एन है, आपसे कोई दिक्कत नहीं है। वैलेंसी फैक्टर निकाला, रेसिप्रोकल किया, आंसर आ जाएगा। एक्वस में ही आपको थोड़ा सावधान रहना है, मे भी कोई एक ऑप्शन ऐसा हो जो डिपॉजिट होना ही नहीं हो और रेशो में उसको ना लिख के आपको जीरो ही वहां लिखना रहा होता, तो वो ऐसा मोल्टन में नहीं होगा, एक्वस में हो जाएगा। देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूं, ए चार्ज ऑफ 19300, 19,300, a charge of 19300 coulombs, a charge of 19300 coulombs is passed through, a charge of 19300 coulombs is passed through 2 liter of 1 molar, 2 liter of 1 molar CuSO4 solution. A charge of 19300 coulombs is passed through 2 liter of 1 molar CuSO4 solution. Find molarity of Cu plus 2 in final solution. Find molarity of Cu plus 2 in final solution. ब्रैकेट में लिख दे, assume no change in volume. Assume no change in volume. क्वेश्चन पे स्टार या गुड कुछ लिख दीजिए, अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें 2-3 वैरायटी बन सकती है, एक जिसमें जेन्युइनली न्यूमेरिकल रहेगा और आपको शुरुआत की मोलैरिटी से कम कुछ नई मोलैरिटी सॉल्व करके लाने रहेगी, उसमें और क्या वैरायटी बन सकती है वो मैं और दिखा दूंगा। मेरा अप्रोच क्वेश्चन में ये है कि जो चार्ज मुझे क्वेश्चन में दिया है वो मुझे ये बता रहा है कि अगर मैं उस चार्ज को कूलम्ब से फैराडे में बदल दूं तो उतने फैराडे के चार्ज ने उतने ग्राम इक्विवेलेंट्स खर्च करवा दिए होंगे। तो मेरे पास जो शुरुआत में इंफॉर्मेशन है वो मोलैरिटी और वॉल्यूम, आप मोल कंसेप्ट में सॉल्यूशन चैप्टर में कई जगह आयनिक में ये यूज कर चुके हैं कि M1V1 M2V2 ये क्या होते हैं, मोल्स। M इंटू वी प्रोडक्ट मोल्स है, मोलैरिटी का फॉर्मूला है मोल्स बाय वॉल्यूम, तो क्रॉस मल्टीप्लाई पे M इंटू वी मोल्स दे देता है। तो शुरुआत की मोलैरिटी, शुरुआत का वॉल्यूम मल्टीप्लाई करके मुझे मोल मिल जाएंगे। मोल में मैं क्या कर दूं कि ग्राम इक्विवेलेंट आ जाए, वैलेंसी फैक्टर का मल्टीप्लाई, तो शुरू का M इंटू वी मोल और इंटू वैलेंसी फैक्टर से ग्राम इक्विवेलेंट आपके पास आएंगे। वो जो आप ग्राम इक्विवेलेंट निकालोगे वो होंगे सॉल्यूशन में शुरुआती इनिशियल, उसको एक किनारे रख देना है, वो 10, 20, 50 जो भी आया। फिर पकड़ना है चार्ज को, और चार्ज को फैराडे में बदल के जितने फैराडे वो आए, वो फैराडे भी ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर होते हैं, तो वो जितने फैराडे आए इक्वल टू उतने ग्राम इक्विवेलेंट। अब ये जो फैराडे के बराबर ग्राम इक्विवेलेंट आएंगे ये कौन से होंगे, आप बोलोगे ये जो फैराडे की वजह से, चार्ज की वजह से खर्च हो गए, कन्वर्ट हो गए। और अब आपको क्या करना है, जितने इनिशियल थे माइनस जितने खर्च हो गए, वो कौन से हैं, जो सॉल्यूशन में अभी भी बचे हैं। एंड दैट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स या मोल्स विल नाउ गिव यू रिजल्टेंट या फाइनल नॉर्मेलिटी या मोलैरिटी। समझ में आया मैंने क्या बोला? अगर मेरे बीकर में कोई चीज शुरुआत में 10 थी और मैंने कहा रॉड पे 2 निकल ली, तो 10 में से 2 निकल गई तो सॉल्यूशन में 8 बची, ऐसा चलेगा ना? तो आपने पहले क्या ढूंढने,
शुरू में कितने मोल या ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूशन में ओरिजिनली थे। चार्ज क्या बताएगा, इसमें से कितने रॉड पे जाकर खर्च हो गए, वो सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या आ जाएंगे, बचे कितने हैं सॉल्यूशन में, और वो वापस आपको एम या एन फाइनल जो पूछा है वो निकलवा देंगे। तो शुरुआत का डेटा कितना मोलैरिटी कितना वॉल्यूम है, मोल्स ऑफ CuSO4 इनिशियल, ये है m इंटू वी, कितनी मोलैरिटी 1, वॉल्यूम 2। क्वेश्चन लास्ट में किसकी मोलैरिटी की बात कर रहा है, Cu+2। आपको भी CuSO4 से Cu+2 बाहर निकालना है। कैसे टूटा CuSO4, Cu+2 SO4 -2, तो जो इसके 2 मोल हैं वो इसके भी 2 मोल ही देंगे। ये 2 मोल आपके पास Cu+2 के हैं, पर कौन से, इनिशियल, शुरू में इतने हैं, इनको किनारे बैठा के रखिए। अब आइए चार्ज वाली कहानी पे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ Cu+2 कंज्यूम्ड, जितने रॉड पे चले गए होंगे, इक्वल टू होगा चार्ज इन फैराडे के बराबर, इक्वल टू रहा होगा चार्ज इन फैराडे के बराबर। ये चार्ज 19300 कुलाम्स में था, बड़ी यूनिट में बदलने के लिए 96500 का डिवाइड हुआ, ये 1/5 या 0.2 आए, ये 0.2 एक तरफ की चीज आ चुकी है। इधर मैं मोल्स ही ढूंढना चाहता हूं ताकि मोल इनिशियल में से मोल कंज्यूम में माइनस कर पाऊं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मोल्स में, मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर मुझे आराम से समझ में आ रहा है, कॉपर +2 0 में डिपॉजिट हुआ होगा 2 का वैलेंसी फैक्टर। ये मोल ऑफ Cu+2 मिसिंग रह गए, आप इन्हें ढूंढ के ला पाएंगे, ला पा रहे हैं, ये 0.2 डिवाइड बाय 2, तो ये वाले 0.1 मोल Cu+2 हैं जो कंज्यूम हो गए। आंसर आ चुका है। पहले आप m इंटू वी के हिसाब से 2 मोल Cu+2 बर्तन में लेके चले थे, चार्ज की वजह से उन 2 में से 0.1 रॉड पे रवाना हो गए, तो बचे कितने सॉल्यूशन में, 2 - 0.1, तो वो क्यों दिया है, एज्यूम नो चेंज इन वॉल्यूम, क्योंकि ये जो डिफरेंस आप निकाल रहे हो ये मोलैरिटी नहीं, ये मोल ही आ रहे हैं, और मोल को वापस मोलैरिटी में बदलने के लिए वॉल्यूम का डिवाइड फिर करना है। तो Cu+2 रिमेनिंग, ये है इनिशियल वाले 2 माइनस जो 0.1 खर्च हो गए, एंड डिवाइड बाय बढ़िया प्रोफाइल है ये, अच्छा क्वेश्चन बनता है। मोलैरिटी ऑफ किसी आयन की निकालना, आपका काम होगा शुरू के m इंटू वी या n इंटू वी से इनिशियल मोल ग्राम इक्विवेलेंट ढूंढना, चार्ज ने उसमें से कितने मोल या ग्राम इक्विवेलेंट खर्च करा दिए उसे माइनस कर ले, और बचे हुए मोल डिवाइड बाय v वापस करके वापस मोलैरिटी आ जाएगी। डेफिनेटली ये बाद वाली मोलैरिटी पहले से छोटी ही आएगी कि बर्तन में टोटल 2 मोल है, उसमें से कुछ खर्चा ही होगा रॉड पे जाने में, तो बचेंगे कम। कहां तक कम हो सकता है ये कहां तक कम हो सकता है, 0.95 0.9 0.8 कहां तक कम जा सकता है ये, आइए यहां पे देखिए। 19,300 कुलाम की जगह क्वेश्चन में बोला गया 1,93,000 कुलाम पास किए गए, 1,93,000 कुलाम पास किए गए, 1 0 यहां और होता तो ये 2 फैराडे होते, और 2 फैराडे होने पर 2 डिवाइड बाय 2 आप 1 मोल खर्चा कर चुके होते, 2 - 1 1 मोल बचता डिवाइड बाय 2 लीटर, और कमा रही है, और क्या कर सकता हूं, 1,93,000 का भी और डबल 3,84,000 3,86,000 उतना चार्ज भेज दिया, तब ये आएगा 4 फैराडे, 4 डिवाइड बाय 2 करने पे 2 कंज्यूम्ड थे ही 2,
और 2 कंज्यूम हो गए, यानी अब बर्तन में Cu+2 बचा ही नहीं है, क्योंकि सारा Cu+2 रॉड पे रवाना हो चुका है। तो ये अप टू 0 तक ले जा सकता हूं मैं इसको, क्योंकि अगर मैंने उतना चार्ज भेज दिया कि कंज्यूम्ड वाले इनिशियल के ठीक बराबर ही आ जाएं, तो मेरे को फाइनली 0 तक भी जाने को मिल सकता है। अरे बात समझ में कैसे हो रहा होगा, समझ में आ रहा है ना? मोर एंड मोर चार्ज पास करते जाओगे और ज्यादा Cu+2 खर्च होता जाएगा। कोई ना कोई स्टेज ऐसी आ जाएगी कि सॉल्यूशन में Cu+2 बचेगा ही नहीं, क्योंकि वो सारा रॉड पे जा चुका है। अब ये क्वेश्चन का भी एक हिस्सा है जिसमें तो न्यूमेरिकल है, दूसरा हिस्सा इसी क्वेश्चन में ऐसा भी है जिसमें थ्योरी इन्वॉल्व है। क्वेश्चन किसका था? CuSO4 का। मैंने ये क्वेश्चन Cu+2 नहीं SO4-2 के बारे में पूछा है। मैंने ये क्वेश्चन SO4-2 की फाइनल मोलैरिटी निकाले ऐसा पूछा है। तो वो क्वेश्चन न्यूमेरिकल नहीं है, वो थ्योरी क्वेश्चन है। क्योंकि अगर SO4-2 और वाटर में वाटर पहले आता है तो सल्फेट खर्च हुआ ही नहीं, तो क्यों कम होगी? जितनी शुरू में उतनी रह जाएगी। तो अगर मैं M(SO4-2) पूछता आपसे फाइनल में, तो वो M(SO4-2) इनिशियल के बराबर ही रह जाती, क्योंकि एट एनोड H2O से O2 बनता, SO4-2 रिएक्ट कर ही नहीं पाएगा। दो स्पेशल एग्जाम्पल लास्ट टर्न में लिखाए थे, जिनमें से एक अमलगम वाला था, उसके बाद एक और लिखा था कॉपर कॉपर वाला। वो है इसी क्वेश्चन का दूसरा एक्स्ट्रा वर्जन। क्वेश्चन वही रहे एक्वस CuSO4, लेकिन मैंने बोल दिया हो यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स, यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स। पूछूं आपसे Cu+2 के बारे में ही वापस, तो भी कुछ नहीं करना है, फाइनल इक्वल टू इनिशियल ही रह जाएगा। तब का रीजन इससे अलग है। इसका रीजन है खर्च हुआ ही नहीं इसलिए कांस्टेंट रहा। इसका रीजन है दोनों जगह खर्च बराबर ही हुआ, एनोड पर उतना बन गया और कैथोड पे उतना खर्च हो गया, इस रीजन की वजह से सेम रह गया। ये क्वेश्चन अगर मुझे प्योरली न्यूमेरिकल रखना है तो मैं ऑब्वियसली उसी आयन के बारे में पूछूंगा जो खर्च हुआ है। उसका आंसर इनिशियल से कुछ कम होकर ही आएगा, जैसे Cu+2 के फर्स्ट पार्ट में हुआ। लेकिन इसको और ज्यादा भारी बनाया जा सकता है। मैं उस क्वेश्चन में वो आयन के बारे में पूछूं जो खर्च नहीं हुआ, तो भी आपका आंसर सेम एज इनिशियल हो सकता है। वो थ्योरी याद आ गई तो फिर न्यूमेरिकल है ही नहीं, वो थ्योरी क्वेश्चन की तरह टिक हो जाएगा। और एक वो नॉन इनर्ट इलेक्ट्रोड्स वाली कहानी और है, जिसमें सेम एज इनिशियल आता है। एक फाइनल वैरायटी वो थिकनेस ऑफ लेयर वाला न्यूमेरिकल और देख लो एक। सब हो जाएगा। लिखो क्वेश्चन। फाइंड द टाइम, फाइंड द टाइम फॉर विच, फाइंड द टाइम फॉर विच चाची का मैसेज आ गया पहले ऊपर।
सब्जी की लिस्ट आई है क्या? लौटते में क्या लाना है? लिखो लिखो। फाइंड द टाइम फॉर विच ए करंट ऑफ, find the time for which a current of, find the time for which a current of 965 ampere, find the time for which a current of 965 ampere should be passed in AgNO3 solution, should be passed in AgNO3 solution in order to deposit 0.1 mm, 0.1 millimeter thick silver layer. Find the time for which a current of 965 ampere should be passed in AgNO3 solution in order to deposit 0.1 millimeter thick silver layer on cathode plate, having area of 100 centimeter square, having area of 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ब्रैकेट में लास्ट में दे रखा है डेंसिटी ऑफ Ag इक्वल टू 2.16 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ Ag दे रखी है 2.16 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आ रहा हूं भी, एक मिनट। AgNO3 में वैलेंसी फैक्टर 1 के हिसाब से आप पहले E108 फॉर सिल्वर निकालते। फर्स्ट लॉ के हिसाब से W EIT बाय 96500 ये लिखते। ये जो W ऑफ Ag फॉर्म्ड है यही Ag डिपॉजिटेड डेंसिटी इंटू वॉल्यूम से भी आना चाहिए। इधर में आप 108 965 इंटू टी, आंसर मुझे ही नहीं पता, मैं तो स्टेप बता दे रहा हूं। ये सब टी छोड़ के बाकी सब पुट हो रहा है। डेंसिटी में 2.16 पुट होना है, वॉल्यूम में एरिया इनटू थिकनेस, इस जगह आपको एक यूनिट का चेंज करना है क्योंकि ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। यहां 0.1/10 मिलीमीटर के सेंटीमीटर बदल देने हैं।
तो वो चीज 1 आ रही है, ये 2.16 बच गया, ये कट गया 100 यहां आ गया, तो t बराबर है 2 सेकेंड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टर्न जो अपना लास्ट है, उसमें क्या क्या पढ़ के आपको आना है वो मैं बता दे रहा हूं। टेस्ट में फैराडे लॉ से पहले पहले तक का आना है, फैराडे लॉ नहीं आ रहा। अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला जो मॉड्यूल है, पेज नंबर 96, पेज नंबर 96, आधा पेज इस पे सॉल्ट ब्रिज लिखा है, उसकी एक रीडिंग लगा के आनी है। 96 पेज। उसके बाद है पेज नंबर 108 से लेके 112 तक, 111 कोरोजन दे रखा है पर अब हट चुका है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, 111 तक, 108 से 111 इसमें फ्यूल सेल और बैटरी वाली चीजें दी हैं। एक हल्का सा क्विक रीडिंग लगा के आ जाइएगा ताकि जब मैं समझाऊं तो आपको थोड़ा इजीली समझ में आ जाएगा। पढ़ना अपने को इसे मॉड्यूल के थ्रू ही है, लिखाने का काम नहीं है इसमें। ये तो मॉड्यूल 4 के बताए मैंने। और एक ये बुकलेट है प्रैक्टिकल वाली, ये अपने को लेके आनी है, और इसमें पेज नंबर 14, पेज नंबर 14 लायोफोबिक लायोफिलिक, ये पढ़ के आना है। पेज